बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की क्लास में बेटा हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास तौर पे ना सिर्फ रिपोर्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बल्कि ऑडिटिंग के अंदर भी ये टॉपिक इसकी बड़ी अहमियत है। IS 10 इसका नाम है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी। तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखें तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इसका बहुत अहम रोल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्लोज करने में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते वक्त जिन बातों का हमने ख्याल रखना है उसमें ये इस स्टैंडर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल बनता है कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वैल्यू रिपोर्ट करें वो एक्यूरेट वैल्यूज हों, वो ट्रू एंड फेयर वो रिप्रेजेंट करें, वो प्रूडेंस प्रिंसिपल के अगेंस्ट ना जाए, सो ऑन सारी बातें इसमें फॉल कर जाती है। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज़ है जनाब कि हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर रिपोर्ट क्या कर रहे होते हैं। हम किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एक रिपोर्टिंग पीरियड में होने वाले जो एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस को उसको रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो किसी रिपोर्टिंग पीरियड से बिलोंग करती है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं स्केच के अंदर आपको लिखा हुआ दिख रहा है स्टार्ट और लिखा हुआ दिख रहा है एंड। तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक क्या है, ये स्टार्ट ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है और ये एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस पीरियड की मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, जिस पीरियड की मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करनी है उसको मैं क्या मानता हूँ, रिपोर्टिंग पीरियड। तो अगर मैं रिपोर्ट्स बनाता हूँ जनवरी 1 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018, तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। इसमें सबसे पहली फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, SOFP स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो मुझे 31 दिसंबर 2018 पे मौजूद जितने भी मेरे पास एसेट्स और लायबिलिटीज और इक्विटीज के बैलेंस होंगे वो क्लोजिंग बैलेंस रिपोर्ट करने हैं मुझे कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। अच्छा जी। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड, तो उसके अंदर क्या करना है मुझे जनवरी 1 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018 में जो होने वाली एक्टिविटीज है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस वो रिपोर्ट करनी है मुझे कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पर। ठीक है। उसके बाद देन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी है, फिर कैश फ्लो है, फिर नोट्स टू द अकाउंट्स है। अब टेक्निकली अगर बात की जाए तो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं 2018 की तो हम 2018 को मान रहे हैं रिपोर्टिंग पीरियड। तो टेक्निकल सवाल क्या है, क्या 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो 31 दिसंबर 2018 को रेडी होंगी? जवाब दें। 31 दिसंबर 2018 यानी 2018 की जो रिपोर्ट्स होंगी वो 2018 31 दिसंबर पे रेडी होंगी? नहीं होंगी ना। तो उनको फाइनलाइज करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। इसका मतलब क्या है, एक पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट होती हैं अगले पीरियड में, और अगले पीरियड में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है पिछले पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिपोर्ट करने के लिए वो कहलाता है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी। इस पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कंपनी का ऑडिट भी होना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अकाउंट्स अप्रूव भी होने हैं एंड सो ऑन। ऐसा ही है, यस और नो? तो हमारी जो अभी स्केच बना हुआ है इसमें रिपोर्टिंग पीरियड कब कौन सा है, 1 जनवरी 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2018। और इसकी रिपोर्ट्स कब तैयार होंगी, इसकी रिपोर्ट्स कब तैयार होंगी, इसकी रिपोर्ट्स तैयार होंगी अगले अकाउंटिंग पीरियड से जो कि शुरू होगा 1 जनवरी 2019 से लेकर, और उसकी डेट मैंने 31 लिख दी है। मैं स्टैंडर्ड के हिसाब से एक डेट लिख देता हूँ। ये डेट बतौर एग्जाम्पल है, कोई लाजमी नहीं है डेट सेम हो, लेकिन स्टैंडर्ड में इसके लिए 18 मार्च का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो मैं 18 मार्च कर देता हूँ यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, 1 जनवरी 2019 से लेकर 18 मार्च 2019 जो कि मेरा अगले अकाउंटिंग पीरियड का वक्त है, इस दौरान में मेरी स्टेटमेंट्स क्या हो रही होंगी, फाइनलाइज हो रही होंगी, ऑडिट के मराइल से गुजर रही होंगी। अगर कोई एरर्स हैं तो वो एरर्स रेक्टिफाई हो रहे होंगे। ठीक है जी। तो 31 दिसंबर पर जो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी वो कहलाएंगी ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी बेटा, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रैक्टिकली तो 31 दिसंबर 2018 पर कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के अंदर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होनी चाहिए, लेकिन हद हो जाती है जब जब ऑडिटर पहुंचता है, जब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं क्लाइंट्स पर, तो उनके पास प्रॉपर ट्रायल बैलेंस भी नहीं होता, उनके हालात इतने गए गुजरे होते हैं। बहरहाल
अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छी फर्म्स भी होती हैं, बुरे हालात वाले लोग भी होते हैं, लेकिन कम से कम 31 दिसंबर 2018 पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए उनको क्या बोलेंगे, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उन्हीं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होगा बेटा, ऑडिट होगा। ठीक है जी। और वो कब होगा, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इवेंट हुआ है, इवेंट, कोई इवेंट अकर हुआ है कब, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो क्या उस इवेंट के जरिए, उस इवेंट के होने की बिना पर, वो इवेंट जो हमारी नॉलेज में आ रहा है 2019 में, अभी हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश नहीं की, अभी हमने वो स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाई नहीं है, तो एक इवेंट हो रहा है जो कि हो रहा है 2019 में, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज फॉर इशू होने से पहले पहले हो रहा है। तो क्या उस इवेंट के होने की बिना पर हम अपनी 31 दिसंबर 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट कर दें? यानी एक इवेंट अकर हो रहा है 2018 2019 में, लेकिन उस 2019 वाले इवेंट की बेस पर हम अमाउंट्स एडजस्ट कर दें 2018 वाले। क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है? जवाब दें। तो हम ये कहते हैं बेटा, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, दो किस्म के इवेंट्स हैं, एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। तो अगर इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड क्लासिफाई होता है बतौर एडजस्टिंग इवेंट, तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें एडजस्टमेंट पास करनी है और हमें 31 दिसंबर 2018 पे मौजूद बैलेंस क्या करना है, एडजस्ट करना है। यानी मतलब जो खबर हमें लगी है 19 में, उस खबर को हमें कंसीडर करना है और उस खबर की बिना पर हमें 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है, एडजस्ट करना है। हालांकि वो खबर हमारे पास 31 दिसंबर 2018 पे मौजूद नहीं थी। अच्छा, और हो सकता है कुछ इवेंट्स क्या हो, नॉन एडजस्टिंग हो, उनका हम कोई इफेक्ट ना लें 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर। अब सीखना यही है कि पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में जब अकाउंट्स फाइनलाइज हो रहे हैं, तो अकाउंट्स को फाइनलाइज करते वक्त कौन से इवेंट्स को एडजस्टिंग इवेंट्स मानना है और कौन से इवेंट्स को नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स मानना है। करेक्ट, ये टॉपिक है हमारा। तो इसके लिए जरा हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को रेफर करते हैं, फिर हम वापस जरा आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, डेफिनेशंस। सबसे पहले क्या है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल। भले ये इवेंट्स आपके लिए कोई अच्छी खुशखबरी लेकर आए, अनफेवरेबल या ये आपके लिए कोई मुसीबत लेकर आए, या आपके लिए कोई बुरी खबर लेकर आए, ये इवेंट्स तो हैं, इनको तो एडजस्ट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी खबर हो तो एडजस्ट कर लो, बुरी खबर हो तो एडजस्ट ना करो। मतलब आपको पता लगा कि आपको 31 दिसंबर 2018 खत्म होने के बाद 2019 के स्टार्ट में पता लगा कि आपका एक डेटर जो 31 दिसंबर 2018 के एंड पे मौजूद है वो बेड डेट हो गया। तो उसके बेड डेट होने की खबर कब लगी आपको, 2019 में। तो अब आपके लिए दो बातें हैं कि क्या आप उसको बेड डेट मानेंगे 2018 में, या आप उसका बेड डेट एक्सपेंस 2019 का एक्सपेंस मानेंगे। अगर आप 2019 में मिलने वाले खबर को, बेड डेट की खबर को 2018 के मौजूद बैलेंस से एडजस्ट कर लेते हैं उस डेटर के, तो फिर आप उस इवेंट को क्या मान रहे हैं बेटा, एडजस्टिंग मान रहे हैं। लेकिन अगर आप 2019 में मिलने वाली बेड डेट की खबर को 2019 का एक्सपेंस मानते हैं, उससे डेटर का बैलेंस आप 2019 में राइट ऑफ करते हैं, तो फिर आप उस इवेंट को क्या मान रहे हैं बेटा, नॉन एडजस्टिंग। ठीक है जी। तो खबर अच्छी भी हो सकती है, खबर बुरी भी हो सकती है, और वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट भी हो सकता है, और वो इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है अब तक बेटा आपको? तो इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड are those events favorable and unfavorable that occur between the end of the reporting period and the date when the financial statements are authorized for issue। ये वो events हैं जो दो dates के दरमियान हो रहे हैं। ठीक है जी। वो दो dates कौन सी हैं जिसको मैंने अपने स्केच में रेड, क्या कहते हैं, स्केच में रेड कलर से क्या किया है, मैंने आपको शो किया है। 31 दिसंबर जो है वो एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड है, और 18 मार्च वो डेट है जो अकाउंट्स ऑथराइज फॉर इशू होने की डेट है। तो कहता है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड आर दोज इवेंट्स वेदर फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट अरोज
कहाँ अरोज हो रहे हैं? बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर, एंड से लेकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑथराइज फॉर इशू, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इस दरमियान जो इवेंट्स अकर हो रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन इन इवेंट्स को क्लासिफाई करना है बतौर एडजस्टिंग इवेंट या नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है? टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। जब इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड अराइज होंगे बिटवीन द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड एंड द डेट ऑन विच अकाउंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू, इन दो डेट्स के दरमियान जो इवेंट्स अकर हो रहे होंगे उनको तो आप बोलेंगे इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन ये बताइए आप कि इन इवेंट्स को आप दो तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एडजस्टिंग, कि भाई ये जो खबर मुझे लग रही है बड़ी अहम खबर है, इससे मैं 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बैलेंस क्या करूंगा? अमेंड करूंगा, उनको एडजस्ट करूंगा। और अगर ये खबर आपके लिए गैर जरूरी है, गैर अहम है, तो आप क्या करें? इसको नॉन एडजस्टिंग माने और उससे आप 2018 की कोई इफेक्ट ना लें, बल्कि उसका इफेक्ट जो भी लें आप 2019 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लें। तो अगर आप 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हैं और 19 में मिलने वाले खबर को आप एडजस्ट करते हैं 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए, तो आप 2019 में होने वाले इवेंट्स को क्या मान रहे हैं? एडजस्टिंग इवेंट्स मान रहे हैं 2018 के लिए। और अगर आप उनका कोई इफेक्ट नहीं लेते और उनका इफेक्ट उसी पीरियड में लेते हैं जिस पीरियड में वो इवेंट अराइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या मान रहे हैं? उनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब सवाल क्या है, कब एडजस्टिंग मानना है और कब नॉन एडजस्टिंग मानना है? Those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period, वो इवेंट्स जिनकी खबर तो आपको पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में लगी है बट दे एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। उनका एग्जिस्टेंस कहाँ है? देखो, एक चीज रिपोर्टिंग पीरियड पे एग्जिस्ट करती है, हमें खबर ना हो इस बात की, लेकिन हमें खबर कब लगे? अकाउंट फाइनलाइज करते वक्त। तो फिर तो हम उसको एडजस्ट करेंगे ना। सबसे आसान एग्जांपल क्या? एरर। एरर हुआ कहां था? रिपोर्टिंग पीरियड में। एरर एग्जिस्ट कहां करता है? रिपोर्टिंग पीरियड में। एरर के बारे में खबर कब लगी कि एरर हुआ है? अकाउंट फाइनलाइज करते वक्त। तो क्या आप उस एरर को रेक्टिफाई नहीं करोगे बेटा? जवाब दें, रिस्पॉन्स करें। एरर हुआ है इस बात की खबर कब लगी? एरर हुआ है इस बात की खबर कब लगी? अकाउंट फाइनलाइज करते वक्त 2019 में। लेकिन ओरिजिनली एरर एग्जिस्ट कहां करता था? एरर ओरिजिनली हुआ कब था? रिपोर्टिंग पीरियड में। तो those that provide evidence of conditions that existed at the end of the reporting period, वो इवेंट्स जिनकी खबर आपको लग रही है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेकिन वो एग्जिस्ट कहां करते हैं? रिपोर्टिंग पीरियड में। तो जरा देखें ना, मैंने एडजस्टिंग इवेंट को जोड़ा है ऐसे डॉटेड लाइन लगा के, किससे? रिपोर्टिंग पीरियड्स, कि भले उनकी खबर आपको लग रही हो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेकिन दे एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। यस और नो? ये जो ग्रीन लाइन मैंने कनेक्ट की है एडजस्टिंग से, ये ग्रीन लाइन इस बात की इंडिकेशन है कि इस चीज की खबर आपको लग रही है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस, ये चीज मौजूद है। कहां मौजूद है? रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद है। तो इट मींस जो चीज रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद हो लेकिन हमें उस बात की खबर ना हो, और वो खबर कब लगे? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। देखिए, अब बड़ी सिंपल सी बात है, आप बताइए मुझे। देखिए, अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको जो आप प्रैक्टिस कर चुके हो उससे। गुड्स रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। गुड रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड। जवाब दीजिए। गुड्स गोडाउन में पहुंच चुकी है, इनवॉइस नहीं मिली। अकाउंटेंट को इनवॉइस मिलती है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। जवाब दें बेटा, आप सब इन्वेंट्री में सीख चुके हैं, यकीन मानिए, प्लीज होशो हवास में जाइएगा। गुड्स रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव, प्लीज बेटा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। तो अगर मैं बोलूं सर गुड्स 31 दिसंबर को गोडाउन में पहुंच चुकी थी, लेकिन इनकी इनवॉइस मिली मुझे 2 जनवरी 2019 में, तो बताइए मैं इनको 19 की परचेज मानूं या मैं इनको 18 की परचेज मानूं? 18 की परचेज। तो इट मींस दैट 2019 में मिलने वाली इनवॉइस को आपने रिकॉर्ड कहां किया? 2019 में रिकॉर्ड किया, 2018 में रिकॉर्ड किया? 18 में रिकॉर्ड किया।
क्योंकि एज पर पॉलिसी गुड्स का रिसीव होना आपके लिए परचेजेस था, लेकिन उस परचेज की एंट्री या एडजस्टमेंट कब पास हो रही है? 2019 में इनवॉइस मिलने के बाद। एंट्री पास हो रही है 2019 में, पास हो रही है 2018 के लिए, यस और नो? अब बताओ जरा, अगर गुड्स रिसीव हुई हो 2019 में और इनवॉइस भी रिसीव हुई 2019 में, क्या आप उसको 2019 की परचेज मानोगे या 2018 की परचेज मानोगे? 19 की। अच्छा देखो, अब आज एक बड़ा मुअम्मा हल करते हैं, पास्ट इवेंट। अ रिसोर्स कंट्रोल बाय एन एंटिटी एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट क्या है देखो, समझाता हूं आपको। 31 दिसंबर 2018 को जितने भी एसेट रिपोर्ट किए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो सारे के सारे क्या होंगे? पास्ट इवेंट होंगे, यस और नो? जिस चीज को मैं 31 दिसंबर 2018 को एसेट मानूंगा, उसका कम से कम 31 दिसंबर 2018 को एग्जिस्ट करना जरूरी है। क्या ख्याल है? अच्छा जी, ओके। अब फर्ज कीजिए एक मशीन हमने रिसीव की 2 जनवरी 2018 को, उसकी इनवॉइस भी मिल गई 2 जनवरी, सॉरी, एक मशीन हमने परचेज की, रिसीव की 2 जनवरी 2019 को, उसकी क्या कहते हैं, इनवॉइस भी मिल गई हमें 2 जनवरी 2019 को। तो 2 जनवरी 2019 पर रिसीव होने वाली मशीन को मैं 31 दिसंबर 2018 में एसेट के तौर पर शो करूं, हालांकि 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने से पहले मेरे पास वो मशीन मौजूद है। नहीं रिपोर्ट करूं ना, क्योंकि वो पास्ट 2018 के लिहाज से पास्ट इवेंट नहीं है। पास्ट इवेंट होने के लिए मतलब क्या है, उसका रिपोर्टिंग डेट में एग्जिस्ट करना क्या है, जरूरी है। पास्ट इवेंट उसको ही बोला जाएगा जो रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले एग्जिस्ट करता हो। अगर वो रिपोर्टिंग डेट के बाद एग्जिस्ट करता है तो पास्ट इवेंट नहीं है बेटा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर सारे पास्ट इवेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सारे पास्ट इवेंट रिपोर्ट किए जा रहे हैं, यस और नो? अच्छा, अब मैं अगर आपको बोलता हूं कि यार 28 दिसंबर को एक मशीन हमने रिसीव कर ली, उसकी इनवॉइस मिली हमें कब? 2 जनवरी को, तो क्या बोलोगे? 28 जनवरी को एक मशीन हमने रिसीव कर ली, 28 दिसंबर को, सॉरी, 28 दिसंबर को हमने एक मशीन रिसीव कर ली, उसकी इनवॉइस हमने रिसीव की 2 जनवरी को। तो जब जो मशीन 28 दिसंबर को हमारे प्रीमिसेस में पहुंच गई, वो क्या बन गई? पास्ट इवेंट बन गई कि नहीं बन गई बेटा? तो वो मशीन 2018 के एंड तक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती? उसको 18 में रिपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड, बस एक स्टैंडर्ड है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले हम इसको इस तरह सीखें जो हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा इसको एनहेंस करते हैं मजीद। उम्मीद करता हूं बात सारी क्लियर है। ओके, जाहिर सी बात है, रेंट अक्रूड है तो वो एडजस्टमेंट है, वो आपके लिए। रिसीव कब होगा? वो 19 के स्टार्ट में, लेकिन अगर आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो गया तो आप उसको इनकम मानेंगे ना वापस, ये तो फिर वो नॉर्मल बात है, इस पे तो इख्तलाफ कोई है ही नहीं ना। मैं तो खबर मिलने की बात कर रहा हूँ। खबर मिलने का मतलब था इनवॉइस मिलना, खबर मिलना था, हाँ भाई मशीन आई है, अकाउंटेंट को पता लगा है, लेकिन वो मशीन कब आई है ये भी तो मालूम करने की जरूरत है ना, कि ये 18 में आने वाली मशीन है, ये इनवॉइस जो मिली है ये 18 में आने वाली मशीन की इनवॉइस मिली है, मशीन भी 19 में आई थी। अगर ये मशीन 18 में आ गई थी तो उसको 18 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करना पड़ेगा बेटा। क्या ख्याल? अच्छा जी, अब सुनिएगा बहुत तवज्जो से। एक डेटर जो कि 31 दिसंबर 2018 में मौजूद है, एक डेटर जो 31 दिसंबर 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मौजूद है बेटा, उसके बेड डेट होने की खबर लगती है कब? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, 2019 में। तो नॉर्मली आप बेड डेट कब मानेंगे? आप बैरेड एक्सपेंस 18 में रिपोर्ट करेंगे, आप बैरेड एक्सपेंस 19 में रिपोर्ट करेंगे। आप डेटर को
18 में से राइट ऑफ करेंगे आप या डेटर को 19 में राइट ऑफ करेंगे? जवाब गलत है बेटा। अगर आप 19 बोलते तब भी गलत बोलता, आप 18 बोलते तब भी गलत बोलूंगा। सिंपल, आप किस सिचुएशन को एनालाइज कीजिए, पहले सिचुएशन को एनालाइज कीजिए। हम बोलेंगे भाई मालूम करो हमें डेटर के बैड डेट होने की खबर कब लग रही है। हमें डेटर के बैड डेट होने की खबर लग रही है 2019 में, लेकिन हमें ये मालूम करना है कि ये एक्चुअली बैड डेट क्यों हुआ, वो क्या वजह है जिसकी वजह से बैड डेट हुआ। तो पता लगा, जब मालूमात करवाई पता लगा जनाब 27 दिसंबर को उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी। 27 दिसंबर को उसकी फैक्ट्री में आग लग गई थी, और 27 दिसंबर को जब उसकी फैक्ट्री में आग लगी थी तो बेचारा फैक्ट्री में आग लगने वाले दिन ही बैड डेट हो गया था। चंद दिन तो रहा सदमे में, वो सदमे में रहा। सदमा जब खत्म हुआ तो उसने लोगों को बताना शुरू किया, बताते बताते आपका अगला अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो गया। तो आपको खबर लगी पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में डेटर के बैड डेट होने की, लेकिन वो वजह जिस वजह से ये डेटर बैड डेट हुआ है वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट में। तो वो वजह जिससे ये डेटर बैड डेट हुआ है वो अगर कहाँ एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट पर। तो फिर ये इवेंट मेरे लिए क्या है बेटा? एडजस्टिंग इवेंट है। यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए बेटा, है क्या नहीं? सही। अच्छा जी, ओके। आपको पहली फरवरी 2019 को डेटर के बैड डेट होने की खबर लगी, इंसॉल्वेंट होने की खबर लगी, लेकिन आपने मालूमात करवाई का वो वजह जिस वजह से डेटर इंसॉल्वेंट हुआ है वो वजह है फैक्ट्री का आग लगना, फैक्ट्री में सैलाब आ जाना, कोरोना वायरस आ जाना, सोन खुदा ना खास्ता। तो वो वजह एग्जिस्ट कहां करती है? वो वजह एग्जिस्ट करती है 2 जनवरी 2019। अगर मैं बोलूं फैक्ट्री को आग कब लगी थी? 2 जनवरी 2019। तो जरा बताइए, अब आप उसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे? डेटर के बैड डेट होने की खबर भी पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में लगी, और वो वजह जिस वजह की बिना पर ये बैड डेट हुआ वो भी कहां एग्जिस्ट करती है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो बताइए आप इसको एडजस्टिंग मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग मानेंगे? नॉन एडजस्टिंग, ठीक है ना? क्योंकि इसका मतलब क्या है, 31 दिसंबर 2018 तक तो कोई ऐसा वाकया हुआ ही नहीं था जिसकी वजह से वो बैड डेट हो। मतलब आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मार्केट्स बंद हो जाएंगी, आपके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इतने दिन लोगों को घर में बंद रहना पड़ेगा, आपको कोई आइडिया नहीं था। 31 दिसंबर तक सब कुछ ठीक था, ये अगली सुबह पता नहीं क्या हुआ अचानक से, 2-3 दिन के अंदर ऐसा सब कुछ चेंज हुआ कि सारे हालात तब्दील होकर रह गए। यार क्या ख्याल है? तो जो डेवलपमेंट पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में हुई है जिसकी कोई एविडेंस जो है वो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट नहीं करती, हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट। और वो खबर जो आपको कब लगी? रिपोर्टिंग पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पीरियड में, लेकिन उसका एविडेंस कहां एग्जिस्ट करता है? रिपोर्टिंग डेट पर। तो आप उसको क्या मान लेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही हो। यस और नो? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एक डेटर है 31 दिसंबर 2018 पर, उसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन बनाया हुआ है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। क्या बनाया हुआ है? प्रोविजन। तो आपका रिपोर्टिंग डेट पर उस पर प्रोविजन बना देना किस बात की निशानदेही करता है? कि आपको उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का अंदाजा है, आपको उस पर डाउट है। यस और नो? अच्छा, अगर अब वो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कंफर्म बैड हो जाए, अगर वो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कंफर्म बैड हो जाए तो आप उसको डेटर में से राइट ऑफ कब करेंगे? 18 में से या 19 में से? 18 में से। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग डेट पर आपका प्रोविजन बनाना इस बात की निशानदेही करता है कि वो ऑलरेडी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, और पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में वो फाइनेंशियल डिफिकल्टी क्या हो गई? कंफर्म हो गई, पक्की खबर आ गई, पक्की खबर।
यानी कच्ची खबर थी, 18 के एंड पर खबर पक्की हो गई 19 में, लेकिन इसका मतलब वो खबर एग्जिस्ट करती थी। कहाँ एग्जिस्ट करती थी? ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे है कि इमरान खान की शादी हो गई थी धरने के दौरान, लेकिन वो शादी मान लीजिए डिक्लेयर कब की गई? धरना खत्म होने के बाद। तो शादी तो जिस टाइम हुई थी उस टाइम में हो गई ना बेटा, लोगों को खबर कब लगी? खबर लोगों की नॉलेज में बाद में आई है, या खबर अनाउंस बाद में की गई है, लेकिन शादी तो वहीं एग्जिस्ट करेगी ना जहां पर वो हुई। क्या ख्याल है हुजूर अहमद? तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूं यार। सच झूठ छोड़ो, मीडिया वाले जो बता रहे हैं, मैं भी सच, मैं तो मिसाल दे रहा हूं अभी। ठीक है, निकाह किया था ना बेटा, तो निकाह बाज़ दफा बंदा कर लेता है, क्या पता हुजूर अहमद ने कर लिया हो, घर वालों को बताया ना हो। तो बाज लोग निकाह कर लेते हैं, फिर वो घर वालों को पता लगता है 2-4 बच्चे होने के बाद। तो उन बच्चों को एडजस्टिंग इवेंट ही मानना पड़ेगा ना बेटा। ठीक है, बहरहाल तो दूसरी शादी वो तुम्हारा प्रोग्राम है। एक शादी तुम घर में करोगे, दूसरी शादी तुम घर से बाहर करोगे। मुझे पता है तुम्हारी सारी हरकतें दिखाई दे रही हैं आजकल, रिकॉर्डिंग चल रही है, अजमत बुलवाना मुझसे बेटा। ओके जी, ये एग्जाम्पल यहां तक समझ में आती है आपको बेटा? हम धरने पे चले गए बिला वजह, वापस आते हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक डेटर है जो रिपोर्टिंग डेट पे एग्जिस्ट करता है। वो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है। और डेटर का लॉयर आपको एक लेटर भेजता है, बोलता है ये लेटर ऑफ इंसॉल्वेंसी है, मेरा क्लाइंट जो है वो आपको आपकी रकम, जैसे मिसाल के तौर पर डेटर का बैलेंस 1 लाख रुपए है, वो बोलता है मेरा क्लाइंट जो है वो आपको आपकी रकम का सिर्फ 40% पे कर सकता है, 60% वो पे नहीं करेगा। ये डेटर का इंसॉल्वेंट होने का खबर या इंसॉल्वेंसी लेटर आपको क्या कब मिलता है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। लेकिन क्वेश्चन अब की बार कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करता कि वो वजह जिस वजह से ये डेटर इंसॉल्वेंट हुआ था, वो इंसॉल्वेंट कब हुआ था, मतलब वो वजह एग्जिस्ट कहां करती है? रिपोर्टिंग डेट पर या पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर? तो फिर इस केस में हमारा आंसर क्या होगा? तो इस केस में हमारा आंसर ये होगा कि इंसॉल्वेंसी एक लीगल प्रोसीजर है, और इस लीगल प्रोसीजर को परफॉर्म करने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो जो तो आपको लेटर मिला है तमाम लीगल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद मिला होगा, तो वो वजह जिस वजह की बिना पर ये डेटर अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा रहा है, ऑब्वियसली वजह कहाँ एग्जिस्ट करेगी? रिपोर्टिंग डेट पर। तो अगर आपको कोई इंडिकेशन प्रोवाइड ना की गई हो, तो इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने में जो टाइम लगता है वो टाइम आपको लगा पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। आप अज्यूम करें कि वो वजह जिस वजह से डेटर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो रहा है, वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है बेटा? वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट पर। तो फिर इस केस में आप क्या मानेंगे? इसको एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे, और आप बेड डेट डेबिट और डेटर क्रेडिट करके इस एक्सपेंस को चार्ज करेंगे 2018 के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, और डेटर की वैल्यू आप कम कर देंगे 2018 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में से। यस और नो? तो डेटर के मैंने कितने केस समझाया आपको? 4 केसेस समझा दिए बेटा। डेटर के मैंने कितने केस समझाए आपको? डेटर के मैंने आपको कितने केस समझाए? भाई रिस्पॉन्स करो यार। डेटर के मैंने 4 केस समझा दिए आपको। चलें जी, एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है आपके पास 31 दिसंबर 2018 पर। एक इन्वेंट्री पड़ी हुई है आपके पास 31 दिसंबर 2018 पर। ये इन्वेंट्री बिकी, यानी जाहिर सी बात है 18 के लिए अनसोल्ड है, लेकिन बिकेगी कब? अगले पीरियड में। तो जो इन्वेंट्री 31 दिसंबर पर अनसोल्ड थी वो सोल्ड हुई पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। लेकिन जब वो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में सोल्ड हुई, तो वो इन्वेंट्री हमारे पास कॉस्ट पे रखी हुई थी 100 रुपए की, लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में वो बिकी कितने की? 80 रुपए की। अब बताइए जरा,
31 दिसंबर 2018 पे जब मैं उसको अनसोल्ड दिखा रहा हूं तो अनसोल्ड में किस वैल्यू पे दिखाऊं, कॉस्ट 100 पर या एनआरवी 80 पर, किस पे दिखाऊं? सबने जवाब दिया 80 पर। गुड, अच्छी बात है, क्योंकि हमने इन्वेंट्री के टॉपिक में ऐसी बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई हैं पहले। लेकिन अब यहाँ पर इन डिटेल बात करनी, तो हम बोलेंगे सर हम वो वजह तलाश करें, वो वजह जिस वजह से हमें इन्वेंट्री को बेचना पड़ा कॉस्ट से कम पर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, वजह एग्जिस्ट कहाँ करती है? जवाब क्या है सर? वो वजह एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग पीरियड में। सर इन्वेंट्री डैमेज हुई थी रिपोर्टिंग पीरियड में, तो वो डैमेज इन्वेंट्री थी। बिकी कब? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो वो वजह जिस वजह से वो इन्वेंट्री पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में अपनी कॉस्ट से भी कम प्राइस पे बिकी, वो वजह थी इन्वेंट्री का डैमेज होना। और वो डैमेज इन्वेंट्री कहाँ हुई थी? रिपोर्टिंग डेट पर। लेकिन हम उसकी एनआरवी एस्टिमेट नहीं कर पा रहे थे। तो इन्वेंट्री का पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में बिकना हमें उसकी एनआरवी का सही एस्टिमेट प्रोवाइड कर रहा है। जब इन्वेंट्री पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में 80 पे बिक गई तो हमें उस डैमेज इन्वेंट्री की सही एनआरवी मिल गई। तो वो वजह जिस वजह से इन्वेंट्री अपनी एनआरवी पे बिकी, मतलब सेल अपनी जो है वो कॉस्ट से कम पे बिकी, वो वजह अगर कहाँ एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट में। तो फिर ये हमारे लिए एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा जी, ओके। अब स्टॉक काउंट कहाँ होगा बेटा? स्टॉक काउंट, इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग कहाँ होगी? इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग कहाँ होगी? क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए इन्वेंट्री की फिजिकल काउंटिंग कहाँ होगी? बता दो भाई। कहीं भी होगी, ईयर एंड या उसके बाद ही होगी ना यार, पीरियोडिक में हो परपेचुअल में। क्लोजिंग स्टॉक कब चाहिए होता है मुझे? तो आप क्या बोलोगे सर, स्टॉक काउंट 31 दिसंबर पर होगा या उसके बाद होगा? यस और नो, इतना बोल दो। बचा हुआ स्टॉक गोडाउन में गिनने के लिए कब जाओगे यार? ईयर एंड पे जाओगे उसके बाद जाओगे? गोडाउन में जब इन्वेंट्री की गिनती हो रही थी तो गिनती के दौरान कुछ सामान आपको डैमेज मिला। गोडाउन में जब इन्वेंट्री की गिनती हो रही थी तो गिनती के दौरान कुछ सामान डैमेज मिला, तो वो डैमेज कब हुआ होगा? पहले ही हुआ होगा ना, बाद में हुआ है? रिस्पॉन्स करो जल्दी जल्दी यार, पहले रिपोर्टिंग पीरियड में हुआ होगा। तो डैमेज सामान जो मिला है वो डैमेज कहाँ होगा? रिपोर्टिंग पीरियड में। लेकिन वो अनसोल्ड है, वो बिकेगा कहां पर? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो अब उसको रिपोर्ट किया जाए किस पर? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पर। और उसकी एनआरवी सही एनआरवी कब मिलेगी? जब वो इन्वेंट्री बिक जाएगी। कब? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो इन्वेंट्री का पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में बिकना उसकी एनआरवी के बारे में हमें सही मालूमात फराहम करता है। यस और नो? यस और नो? इन्वेंट्री का पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में बिकना उसकी एनआरवी के बारे में हमें सही मालूमात फराहम करता है। यस और नो? यस। अच्छा, एक और सिनेरियो सुनो, एक और सिनेरियो सुनो। बहुत ही आला सवाल कर दिया भाई हुजूर अहमद ने। पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद सेल हो तो फिर आप अंदाजन एस्टीमेट निकाल लोगे उसके एनआरवी का बेटा। दूसरी बात ये कि इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड जो है वो इतना ही होता है मेरे ख्याल से। रेशियोस पढ़ लिया आपने गलती से? जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम लगा लो बेटा, कितना वक्त हो जाएगा? जनवरी भी आ गया, फरवरी भी आ गया। अगर वो इन्वेंट्री दिसंबर पे अनसोल्ड है तो वो दिसंबर से पहले की खरीदी हुई है। अब मान लो वो नवंबर की खरीदी हुई है, मान लो वो अक्टूबर की खरीदी हुई, तो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड कितना होगा? तो मतलब 90 दिन होगा बेटा। तो अगर इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड 90 दिन है तो उस इन्वेंट्री को पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में बिक जाना चाहिए। अगर नहीं बिक रही तो फिर इसमें आपकी कोताही है, आपको बिजनेस चलाना नहीं आता बेटा।
तो इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड नॉर्मली कितना होता है, इस बात को समझो। इस हिसाब से जो इन्वेंट्री 31 दिसंबर तक अनसोल्ड है वो पूरी की पूरी पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में सोल्ड हो जानी चाहिए, वरना पता नहीं आप क्या कर रहे हो, समझ से बाहर है। यस और नो? और आपकी बात अगर मान लें नहीं बिकी तो फिर आप उसका एस्टीमेट निकाल लें, अंदाजा निकाल लें, क्योंकि एनआरबी का प्रोविजन क्या है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। करेक्ट? तो दोनों बातें कवर हो गई। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि भाई आप स्टॉक काउंट कर रहे थे 1 जनवरी 2018 को, एक क्रॉकरी का बिजनेस था, तो हुजूर अहमद ने स्टॉक काउंट किया, क्रॉकरी के बर्तन ग्लास वगैरह उठा लिए, कुछ बर्तन हाथ से छूट गए, कुछ बंडल्स हाथ से गिर गए, उसमें सेफ्टी जो मेजरमेंट थी वो नहीं हुई थी, सेफ्टी मेजरमेंट नहीं की गई थी, तो कुछ बर्तन हाथ से छूटने के बिना पर क्या हो गए, क्रैक्स पड़ गए, उन पर क्रैक्स डैमेज हो गए। तो ये लॉस कब हुआ, रिपोर्टिंग डेट पर हुआ या पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर हुआ? इन्वेंट्री काउंट करते वक्त जो नुकसान हुआ है, जो इन्वेंट्री गिनते वक्त डैमेज हुआ है, स्टॉक लॉस हुआ है, ये लॉस कब हुआ है, रिपोर्टिंग डेट पे हुआ है, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर हुआ है? तो ये लॉस 18 का लॉस है, 19 का लॉस। इसको एडजस्टिंग इवेंट माने, नॉन एडजस्टिंग इवेंट माने, 19 का लॉस है, करेक्ट बात। और अगर ये स्टॉक काउंट एग्जैक्टली 31 दिसंबर को हो रहा होता तो अगर ये 1 जनवरी को नहीं हो रहा होता बल्कि कहां हो रहा होता, एग्जैक्टली 31 दिसंबर पे हो रहा था, फिर कब का लॉस था ये? फिर ये कब का लॉस था? यार जहमत कर लो कुछ बेटा। तो 18 का लॉस था ना बेटा, 18 31 को ही हम स्टॉक काउंट कर रहे थे तो रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पे हम स्टॉक, फिर ये उस केस में क्या था, 18 का लॉस था। यस बेटा, जवाब दीजिए सब लोग। चले जी, अब एक और एग्जांपल। 31 दिसंबर 2018 पे एक इन्वेंट्री पड़ी हुई आपके पास अनसोल्ड, उस इन्वेंट्री को आपने पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में सेल किया कॉस्ट से कम पर। वजह पता करी, वजह पता लगी जनाब कि आपका एक कॉम्पिटिटर है जिसने आपके मुकाबले में प्रोडक्ट क्या कर दिए, लॉन्च कर दिए, और उसने प्रोडक्ट की प्राइसेस कम कर दिए, तो मजबूरन आपको भी प्राइसेस क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। तो सवाल यह है कि आपके कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट कहां लॉन्च किए? अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च कर दी थी 2018 के एंड तक, और जो कि सही मायनों में मार्केट तक पहुंची 2019 तक, तो वो वजह जिस वजह से आपको अपनी प्रोडक्ट की कीमतें कम करनी पड़ रही हैं या अपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री को पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में सोल्ड करना पड़ रहा है कॉस्ट से भी कम पर, वो वजह फिर कहां एग्जिस्ट करती है बेटा? वो वजह एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर। यार आपके कॉम्पिटिटर ने आपके मुकाबले में प्रोडक्ट लॉन्च कब की? 2018 में लॉन्च की, तो वो वजह जिसकी वजह से आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस कम करनी पड़ी, वो वजह कहते हैं कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट का लॉन्च होना। तो उसने अगर वो प्रोडक्ट्स लॉन्च कब की? 2018 में लॉन्च की, तो 2018 में प्रोडक्ट लॉन्च करने की बिना पर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में आपको उससे मुकाबला करने के लिए कीमतें कम करनी पड़ी। तो वो वजह जिस वजह से आपको कीमतें कम करनी पड़ी, वो वजह एग्जिस्ट कहां करती है? वो वजह एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर। तो लिहाजा ये इवेंट क्या हो गया बेटा? एडजस्टिंग इवेंट हो गया। बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर आपका कॉम्पिटिटर भले प्रोडक्ट लॉन्च करे पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेकिन अगर उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च कर दी है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कहां लॉन्च कर दी है? रिपोर्टिंग डेट पर। तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन लॉन्च करने से क्या हो गया? वो वजह एग्जिस्ट कर गई रिपोर्टिंग डेट पर। तो बाज लोग बोलते हैं अगर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला दी 18 में, प्रोडक्ट लॉन्च किए 19 में, आपने प्राइसेस कम की 19 में, तब भी एडजस्टिंग इवेंट है। वो वजह जिस वजह से आपको अपनी प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेचना पड़ रहा है, वो वजह कहां एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट पर। कुछ बात समझ में आ रही है बेटा? यस और नो? क्विक रिस्पॉन्स दे बेटा। अच्छा जी, ठीक है जी। अब उसके बाद फर्ज कीजिए कि खाली एग्जाम में ये लिखा हुआ आता है
कि आपने पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इन्वेंट्री को बेचा है, आपने पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इन्वेंट्री को बेचा है कॉस्ट से भी कम पर, और कोई रीजनिंग नहीं प्रोवाइड करता एग्जामिनर, कोई रीजन नहीं देता एग्जामिनर, तो आप उसको फिर क्या मानेंगे? एडजस्टिंग मानेंगे, नॉन एडजस्टिंग मानेंगे? वही वाली एग्जांपल सबसे पहले दी मैंने कि एक इन्वेंट्री आपके पास अनसोल्ड पड़ी हुई है ईयर एंड पर, जिसकी कॉस्ट 100 रुपए है, लेकिन वो आपने पोस्ट रिपोर्टिंग में बेचा कितने का? 80 रुपए का। तो बताइए अब आप 2018 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको 100 पे रिपोर्ट करेंगे या 80 पे रिपोर्ट करेंगे? अब कोई मालूमात नहीं है कि वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है, रिपोर्टिंग डेट पर या पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पर। तो आप उसको एडजस्टिंग मानेंगे या नॉन एडजस्टिंग मानेंगे? बोलें बेटा, जल्दी बोलें, जवाब दें। टाइम इतना नहीं है, जो डिसीजन ले रहे जल्दी जवाब दें, सोचा मत इतना ज्यादा, जो आपके दिमाग में आ रहा है बोल दें। क्या मानेंगे? बस एक बंदा जवाब देगा। हम उसको मानेंगे एडजस्टिंग, इसलिए कि हम ये बोलेंगे जनाब प्राइस चेंज जो है वो ओवरनाइट नहीं आता, रातों रात नहीं आता। तो अगर आपने पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में इन्वेंट्री बेची है कॉस्ट से भी कम पर, तो वो वजह, जिस वजह की बिना पर आपने वो इन्वेंट्री बेची होगी, वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती होगी रिपोर्टिंग डेट पर, आप उसको एडजस्टिंग इवेंट मान लेंगे। ठीक है जी। तो अगर वो वजह, मतलब अगर इन्वेंट्री की सेल बहुत दूर हो, मतलब ईयर एंड से बहुत आगे हो, 18 मार्च पे हो, 15 मार्च पर हो, तो ये बहुत बड़ा गैप कहलाएगा। इस दौरान बीच में कुछ भी हो सकता है, तो फिर आप उसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर बोलता है कि आपने 5 जनवरी को गुड्स बेची, 10 जनवरी को गुड्स बेची, 15 जनवरी को गुड्स बेची, तो ये ईयर एंड के बहुत करीब करीब है, तो इस बना पर आपको उसको एडजस्टिंग मान लेना चाहिए। यस और नो बेटा, जवाब दें। अच्छा जी, अब ये पैराग्राफ नंबर 8 और 9 जो एग्जांपल्स दे रहा है किसकी? एडजस्टिंग इवेंट्स की। तो एन एंटिटी, अगर आप तय कर लेते हैं कि इवेंट एडजस्टिंग इवेंट है, एन एंटिटी शैल एडजस्ट द अमाउंट्स रिकॉग्नाइज्ड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू रिफ्लेक्ट adjusting events after the reporting period. The following are examples of adjusting events after the reporting period that require an entity to adjust the amounts recognized in its financial statements or to recognize items that were not previously recognized. मतलब एक आइटम जो है वो आपकी बुक्स में पहले से रिकॉग्नाइज ही नहीं है, कोई कोर्ट केस हो गया आपके खिलाफ, तो उस कोर्ट केस के नतीजे में आपको जो पेनल्टी पे करनी होगी, वो पेनल्टी आपने रिकॉग्नाइज नहीं की हुई, तो आप रिकॉग्नाइज कर लें। और जो अमाउंट आपने पहले से रिकॉग्नाइज किया उसको एडजस्ट कर लें, जो डेटर रिकॉग्नाइज हुआ उसका बैड डेट रिकॉर्ड कर लें, ये एडजस्ट हो गया। तो इसका मतलब दो बातें होंगी, जब आप किसी इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट मानते हैं तो फिर या तो किसी पहले से मौजूद अमाउंट को आप एडजस्ट करते हैं, या फिर कोई नया अमाउंट आप क्रिएट करते हैं, कोई नई लायबिलिटी आप क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल क्या है? पहली एग्जांपल ये जनाब, the settlement after the reporting period of a court case that confirms the entity had a present obligation at the end of the reporting period, the entity adjusts any previously recognized provision related to this court case in accordance with IS 37. अभी IS 37 से कनेक्टिंग टॉपिक मैं समझाता हूं आपको। देखिए अब सुनिएगा बात को। 20 दिसंबर को आपने इन्वेंट्री बेची कस्टमर को, वो इन्वेंट्री यूज करने के बाद उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो फूड पॉइजनिंग होने के बाद वो हॉस्पिटल एडमिट हो गया, उसके बाद उसने आपके खिलाफ केस फाइल किया पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो जरा बताइए वो वजह, जिस वजह की बिना पर आप पर केस फाइल हुआ है, वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है? वो वजह एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग पीरियड में। तो अगर आप जानते हैं कि गलती आपकी है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? डैमेजेस की एंट्री पास करनी चाहिए, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस क्रेडिट। लेकिन फर्ज करें आपका लॉयर आपको रिपोर्टिंग डेट पे तसल्ली देता है कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है, केस हमारे हाथ में है, तो आपको कोई प्रॉब्लम, आपके खिलाफ कोई मामला नहीं जाएगा। लेकिन फर्ज कर लें पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाता है, तो पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ आ जाना रिपोर्टिंग पीरियड पर आपकी लायबिलिटी को कंफर्म करता है
कि वो वजह जिस वजह से तुम पर केस फाइल हुआ था और वो वजह जिस वजह से तुम पे लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है, वो वजह कहाँ एग्जिस्ट करती है? रिपोर्टिंग डेट पर। और पोस्ट रिपोर्टिंग डेट में कोर्ट का फैसला आ जाना रिपोर्टिंग डेट पर तुम्हारी लायबिलिटी को कंफर्म करता है। दिस इज देयर फॉर एडजस्टिंग इवेंट। क्या करो तुम? एंट्री पास कर दो शराफत से, लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस डेबिट, प्रोविजन फॉर लीगल कॉस्ट एंड डैमेजेस क्रेडिट। अच्छा जी, रिपोर्टिंग डेट पर केस फाइल हुआ है आपके खिलाफ, आपके लॉयर ने आपको कहा था भाई इस केस में हमारी जेब से 5 लाख के डैमेजेस जाएंगे। पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में आपके खिलाफ फैसला तो आना था, आ गया, कोर्ट ने आपके खिलाफ डैमेज अनाउंस किया 8 लाख रुपए के। तो आपने ऑलरेडी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की हुई है कितने से? 5 लाख से। लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड आपकी लायबिलिटी को कंफर्म कर रहा है कितने से? 8 लाख से। तो अब क्या करें आप इस इवेंट को एडजस्टिंग इवेंट माने, क्योंकि लायबिलिटी तो पहले एग्जिस्ट करती है रिपोर्टिंग डेट पर, आपने अंदाजन उसको 5 लाख पे रिपोर्ट कर दिया। लेकिन पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पे कोर्ट का फैसला आना रिपोर्टिंग डेट पर पे होने वाली लायबिलिटी को कंफर्म करता है कि वो कितने अमाउंट से पे होगी। यस और नो? तो इसमें डिफरेंट सिचुएशन है। रिपोर्टिंग डेट पे आपका ओपिनियन था कि हम पर कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट में कोर्ट का फैसला आ गया। तो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट में कोर्ट का फैसला आना इस बात को कंफर्म करता है कि रिपोर्टिंग डेट पर लायबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नंबर 2, रिपोर्टिंग डेट पे लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, आप भी मानते हो, लेकिन आप बोलते हो कि अमाउंट मुझे पता नहीं है किस अमाउंट से इसका प्रोविजन बनाया जाए। अगर पोस्ट रिपोर्टिंग डेट पे कोर्ट का फैसला आ गया और कोर्ट ने कोई अमाउंट सैंक्शन कर दिया, तो कोर्ट का फैसला आ जाना आपको बता देगा जनाब कि आपका आउटफ्लो कितने अमाउंट से होना है। तो लायबिलिटी तो एग्जिस्ट करती थी, अमाउंट ना पता होने की बिना पर आपने क्या किया? कोई एंट्री पास नहीं की थी। अब उसको एडजस्टिंग इवेंट बना के आप एंट्री पास करते हैं। सिचुएशन नंबर 3। नंबर 3, आपने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की हुई थी 5 लाख से, कोर्ट का फैसला आया 8 लाख का। तो अब क्या करें? 5 लाख को 3 लाख से बढ़ाकर एडजस्ट कर दें, 8 लाख पे ले आए। जवाब दें। ये 3 केस आपके सामने रख दिए। ठीक है जी। उसके बाद बी पॉइंट क्या है? द रिसेट ऑफ इंफॉर्मेशन आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड इंडिकेटिंग दैट एन एसेट वाज इम्पेयर्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ऑन दैट or that the amount of a previously recognized impairment loss for that asset needs to be adjusted. Impairment से मुराद यहाँ पर क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की इम्पेयरमेंट नहीं है। या इम्पेयरमेंट से मुराद जो है वो बैड डेट और इन्वेंट्री की इम्पेयरमेंट है। ठीक है जी। तो जो कैरिंग अमाउंट आपने रिपोर्ट किया है ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, अगर पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में उसकी इम्पेयरमेंट की खबर लगती है, तो आप उस इम्पेयरमेंट की खबर को क्या माने? एडजस्टिंग इवेंट माने। मतलब फॉर एग्जाम्पल, the bankruptcy of a customer that occurs after the reporting period usually confirms that the customer was credit impaired at the end of the reporting period. Post reporting period में कस्टमर की बैंक्रप्सी की खबर मिलना इस बात को इंडिकेट करता है कि वो रिपोर्टिंग डेट पे क्या था? इम्पेयर्ड था, वो बैड डेट था। वजह मैंने बता दी कि उसका अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाना एक लीगल प्रोसीजर है और डिक्लेयर करवाने में टाइम लगता है। इसका मतलब आपको ये मानना पड़ेगा कि वो पहले से ही बैक डेट तक। खबर आपको कब लगी? रिपोर्टिंग डेट पर। या फिर आपको क्वेश्चन में क्या मिल जाए? एविडेंसेस मिल जाए। उसके बाद नंबर 2, सेल ऑफ इन्वेंट्रीज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में गिव एविडेंस अबाउट देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। इन्वेंट्री का पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में सेल होना उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में सही मालूमात फराहम करता है। और हम ये मानेंगे कि प्राइस रातों रात चेंज नहीं होती। तो अगर इन्वेंट्री अपने पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में बिकी है लोअर देन कॉस्ट, तो फिर आपकी रिपोर्टिंग पीरियड पे जब वो अनसोल्ड है उसको आप रिपोर्ट करेंगे एनआरवी पर, एडजस्टिंग इवेंट मानकर। लेकिन वो एडजस्टिंग इवेंट मानने के लिए आपको जो एनआरवी मिल रही है वो कब मिल रही है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में उसके बिकते वक्त। हाँ बेटा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे हैं? जवाब दो। एग्जाम्पल पहले दे चुका हूँ, रीड कर रहा हूँ बस, खाली यहाँ से रिस्पॉन्स कर दो बेटा। यहाँ तक बात समझ में आती है? यस और नो? अच्छा जी। सी पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट परचेज और द प्रोसीड फ्रॉम द एसेट सोल्ड बिफोर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। वो एसेट जो खरीदा कब है? रिपोर्टिंग पीरियड या उससे पहले। वो जो बेचा कब है? रिपोर्टिंग पीरियड उससे पहले। लेकिन उसकी प्रोसीड, उसका डॉक्यूमेंटल एविडेंस कब मिलता है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। जो इनवॉइस वाली एग्जांपल सबसे पहले दी वो पॉइंट नंबर सी को ही रिप्रेजेंट करती है। गुड्स रिसीव बट इनवॉइस नॉट रिसीव्ड, तो उसको आप परचेज मानेंगे। इनवॉइस कब मिल रही है? अगले अकाउंटिंग पीरियड में, लेकिन आप उसको 2018 की परचेज मानेंगे। यस और नो?
एक एसेट आपने 18 में डिस्पोज ऑफ कर दिया, उसकी सेल प्रोसीड कंफर्म कब हो रही है अकाउंटेंट को? 19 में। तो वो एडजस्टमेंट तो 19 में पास कर रहा है, लेकिन पास कर रहा है 18 के लिए एडजस्टिंग इवेंट मानते हुए। यस और नो? जवाब दे बेटा, जवाब दे प्लीज, रिस्पॉन्स कर। अच्छा जी, अब ये बताइए टैक्स कब पे होगा, प्रॉफिट निकलने के बाद या प्रॉफिट निकलने से पहले? प्रॉफिट निकलने के बाद। अच्छा, 2018 का प्रॉफिट कब फाइनलाइज होगा, 18 में या 19 में? 19 में। तो ये जो टैक्स 2018 की इनकम पे जो टैक्स निकलेगा, इसको पे करने की ऑब्लिगेशन कहां एग्जिस्ट करती है, 18 में एग्जिस्ट करती है या 19 में एग्जिस्ट करती है? 18 में एग्जिस्ट करती है। यार आप भूल गए, आप एंट्री बनाते हैं 2018 में टैक्स एक्सपेंस डेबिट टैक्स पेएबल क्रेडिट, भूल गया? तो अब बताइए टैक्स क्या है? टैक्स जो प्रॉफिट आपने कमा लिए हैं, 18 के प्रॉफिट आपने कमाए कब, 18 में कमाए या 19 में कमाए? 18 के प्रॉफिट आपने 18 में कमाए या 19 में कमाए? 18 में कमाए। तो प्रॉफिट तो 18 के 18 में एग्जिस्ट करते थे ना। प्रॉब्लम ये थी कि मालूम नहीं थे कितने हैं। वो मालूम कब हुए, वो मालूम कब हुए, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। लेकिन एग्जिस्ट तो 18 में करते थे ना। तो 18 की इनकम पर टैक्स पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट कहां करती है, 18 में। लेकिन 18 का प्रॉफिट कंफर्म कब हो रहा है, 19 में। तो टैक्स हम कब कैलकुलेट कर पा रहे हैं, 19 में। लेकिन हम उसको एडजस्टिंग इवेंट मान के क्या करेंगे, 18 में एडजस्ट करेंगे, हम टैक्स एक्सपेंस डेबिट करेंगे, टैक्स पेएबल क्रेडिट करेंगे। यस और नो? तो प्रॉफिट फाइनलाइज हो रहा है 19 में, उस पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 19 में, लेकिन लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो रही है 18 में। एक्सपेंस चार्ज हो रहा है 18 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि 18 का प्रॉफिट 18 में एग्जिस्ट करता है, बस मालूम नहीं है कितना है। और वो मालूम कब हो गया, 19 में फाइनलाइज करने के बाद। एग्जिस्ट तो 18 में करता है ना। जवाब दो। तो एडजस्टमेंट आपने कहां पास की, 18 में पास की ना, 18 के टैक्सेशन किया। अच्छा जी, उसके बाद बोलो, WPPF WPF याद है? वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, वर्कर्स वेलफेयर फंड। याद है, भूल चुके बेटा? तो लीगली यू आर बाउंड टू पे वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। तो प्रॉफिट होगा तो मुझ पे ये पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी ना। प्रॉफिट होगा तो मुझ पर ये पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अब 18 का प्रॉफिट मैंने अर्न कर लिया, कब, 18 में, 18 में अर्न कर लिया। तो 18 का WPPF पे करने की ऑब्लिगेशन कहां एग्जिस्ट करती है, 18 में। लेकिन वो 18 का प्रॉफिट है कितना, ये कब मालूम होगा, 19 में। WPPF कैलकुलेट कब हो पाएगा, 19 में। लेकिन मैं उसको लायबिलिटी के तौर पे कहां रिपोर्ट करूंगा, 18 में या 19 में? 18 में। एक्सपेंस कहां चार्ज करूंगा, 18 में। क्योंकि उसको पे करने की ऑब्लिगेशन कहां एग्जिस्ट करती है, 18। क्योंकि मैं कानूनी तौर पे बाउंड हूं। अच्छा जी, हमने एक फैसला किया पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट जो है वो टारगेट लेवल से ज्यादा आ गया, टारगेट लेवल के बराबर आ गया, तो हम एम्प्लॉयज को बोनस देंगे। ये पब्लिक अनाउंसमेंट हमने कब की, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। प्रॉफिट कब आया, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। तो हमारी पब्लिक अनाउंसमेंट करने की वजह से हम पर जो ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई, कब क्रिएट हुई, पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। लिहाजा अगर कोई बोनस एम्प्लॉयज के लिए अनाउंस हुआ है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, तो जो डिक्लेरेशन बोनस की हुई है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, वो हमारे लिए एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, बल्कि क्या है बेटा, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। क्यों? क्योंकि कानूनी तौर पर हम बोनस पे करने के लिए बाउंड नहीं है। जिस तरह हम टैक्स पे करने के लिए बाउंड है, जिस तरह हम WPPF पे करने के लिए बाउंड है। तो कोई लॉ नहीं कहता कि तुम एम्प्लॉयज को बोनस पे करो।
एम्प्लॉयज को बोनस हम अपनी मर्जी से पे कर रहे हैं, और वो मर्जी या वो ऑब्लिगेशन हमने अपने सर पे खुद थोपी है, कब? पब्लिक अनाउंसमेंट करके। तो पब्लिक अनाउंसमेंट कब होती है? पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। तो ये ऑब्लिगेशन जो है दो किस्म की होती है, लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव। इसको मैं डिस्कस करूंगा IAS 37 शुरू करते हो। तो ये कनेक्टिंग टॉपिक है सारे के सारे आपस में। यहां तक बात समझ में आती है बेटा या नहीं आती है? जवाब दें। उसके बाद the discovery of fraud and errors that show that financial statements are incorrect. आपको पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में खबर लगी कि फ्रॉड हुआ है, आपको पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में खबर लगी कि एरर्स हुए हैं, लेकिन ये खबर आपको लग रही है पोस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में, लेकिन ये एरर्स, ये फ्रॉड हुए कब है? रिपोर्टिंग डेट पर। तो लिहाजा ये आपके लिए क्या है? एडजस्टिंग इवेंट। यस और नो? जवाब देते हैं बेटा। ठीक है जी। तो ये सारी एग्जांपल्स हमने कवर की एडजस्टिंग इवेंट्स की। इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से अगली क्लास के अंदर। नॉन एडजस्टिंग इवेंट करवा के मैं इसके सिनेरियोज आपसे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है जी। तो कल की क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल सिनेरियो सॉल्व करेंगे। खाली हमें तय करना होगा कौन सा इवेंट एडजस्टिंग और कौन सा इवेंट नॉन एडजस्टिंग है। ठीक है बेटा, ओके। यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी डिस्कशन अगली क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। छोटा टॉपिक है बिल्कुल, कल खत्म हो जाएगा, कल एंड हो जाएगा, फिर ये 37 से कनेक्ट हो जाएगा।